कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के अंदर गुजू, ब्लैक फायर डीमन और जो वोजिन होता है, ये तीनों मिलकर दारू पी रहे होता है। ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड कहता है गुजू दारू कैसे खत्म हुई, जाओ जल्दी जाके दारू लेके आओ। गुजू कहता है 3 बॉटल दारू अभी अभी तुमने पी है, काफी ज्यादा महंगी दारू थी, सोच भी नहीं सकते मैंने इस दारू को कितने ज्यादा मुश्किल से पाया था ड्रीम डोमेन रिलम से। अभी पीछे से वोजिन गॉड किंग कहता है चल वे गुजू लेके आना, अभी ज्यादा कंजूस बनने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं के पीछे हम लोगों को गॉड किंग यूनटियान भी देखने के लिए मिल सकती थी। आप लोगों को याद होगा रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर ये एक लौती लड़की थी। कोने के अंदर हम लोगों को लॉर्ड जीजाई भी देखने के लिए मिल सकता था। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे रिकॉग्निशन पवेलियन से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब इन सभी लोगों ने लू फैंग का गैलेक्सी डिवाइन किंगडम को ज्वाइन कर लिया है। स्टार्टिंग के अंदर ज्यादातर लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया था, बट जैसे ही जो लू फैंग की रियल आइडेंटिटी है वो रिवील हुई, वैसे ही सभी लोगों ने एक के बाद एक लू फैंग को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। इसके काफी सारे रीजंस थे। पहले तो वो लू फैंग को पहले से काफी अच्छे तरीके से जानते थे कि वो किस तरीके का इंसान है। दूसरा, जो लू फैंग का गैलेक्सी डिवाइन किंगडम है वो इस वक्त उन 2 एशियन कंट्रीज के सामने शोल्डर टू शोल्डर मैच करके चल रहा है। यानी कि जो लू फैंग की गैलेक्सी डिवाइन किंगडम की रेपुटेशन है वो थंडर एशियन किंगडम और यांगफे एशियन किंगडम से कम नहीं है। जितने भी लोग हैं रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर, उन सभी लोगों की तो यांगफे एशियन कंट्री के एम्प्रेस या फिर थंडर एशियन कंट्री के मोनार्क्स के साथ दुश्मनी थी। एंड इसीलिए उन लोगों ने रिकॉग्निशन पवेलियन को ज्वाइन किया था कि ये सभी लोग मिलके उनके खिलाफ एक साथ होके उनके साथ फाइट कर सके। बट अभी उन लोगों को गैलेक्सी डिवाइन किंगडम मिल गया था, जो डेफिनेटली थंडर एशियन किंगडम और यांगफे एशियन किंगडम को राइवल करता था। एंड ज्यादातर जिन भी मोनार्क एंड एम्परर से इन लोगों की दुश्मनी थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। एंड साथ ही साथ जो गॉड किंग गुजू है उसके भी मन के अंदर की बदले की आग शांत हो चुकी है। ये इनडायरेक्टली वो सारे के सारे एम्परर्स मारे गए जिनसे इन लोगों को बदला लेना था, जैसे एम्परर यान, एम्परर जी, एम्परर वू। एंड रही बात एम्परर युआन की, तो वो तो भाग ही गया। एंड साथ ही साथ कुछ मोनार्क्स भी मारे गए। इन सभी लोगों के पीछे के मरने का कारण कहीं ना कहीं लू फैंग ही था। इसलिए लू फैंग के कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सभी लोगों के जो बदले थे वो पूरे हो चुके थे। आप लोगों को पता होगा कि जो एम्परर वू है उसने कितने ज्यादा बुरे पाप किए थे। उसने गुजू की पूरी फैमिली को मार दिया, उसके क्लैनमैन्स को मार दिया एंड और भी काफी सारे लोगों को मारा। यही सेम चीज उसने बाकी लोगों के साथ भी की थी। तो कुल मिला के सारे के सारे जो रिकॉग्निशन पवेलियन वाले लोग थे, ये सारे के सारे इस वक्त गैलेक्सी डिवाइन किंगडम को ज्वाइन कर चुके थे। ये लोग इस वक्त ये बात कर रहे थे कि जो क्वीन ऑफ फैंगडू है वो कितनी ज्यादा लगी थी कि उसने लू फैंग को तब रिक्रूट किया जब वो बस चौस रिलम के ऊपर था। लेकिन आज जो लू फैंग है वो पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक के ऊपर है, उन 2 एंसेस्टर्स के बराबर माना जाता है। इस वक्त ये लोग लू फैंग को लू फैंग भी नहीं बोल रहे थे, ये लोग उसे लॉर्ड कह के पुकार रहे थे। पहले ये लोग भाई भाई के अंदर लू फैंग को लू फैंग कह देते थे, बट अभी जो लू फैंग का स्टेटस है वो काफी गुना ज्यादा राइज हो चुका है, इसलिए ये उसे लॉर्ड कह के पुकारते हैं। एंड एक और चीज आप लोगों को याद होगी कि रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर ज्यादातर जो लोग है वो हमेशा बच बच के भागते हैं, यानी कि उनके पीछे पहले के टाइम जो एम्परर्स थे वो बड़े रहते थे। एम्परर्स से अपनी जान बचा के वो भागते रहते थे एंड इसलिए वो रिकॉग्निशन पवेलियन को ज्वाइन करते थे। रिकॉग्निशन पवेलियन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर किसी की भी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता था। लेकिन अभी उन्हें छुपने की भी जरूरत नहीं थी। लू फैंग के गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के अंदर काफी ज्यादा लंबे टाइम तक छुप छुप के परेशान हो चुके थे। एंड अभी वो लोग लू फैंग के गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के अंदर चैन की सांस ले रहे थे, बिना किसी के प्रेशर में आए, बिना किसी से डरे और बिना अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के डर से। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एम्परर यान देखने के लिए मिलता है। एम्परर यान वही बंदा है जो कि बच के भाग गया था लास्ट टाइम एंड उसने अपना आप को रिकॉग्नेट कर दिया था। और गाइस, एम्परर युआन के अंदर और एम्परर यान के अंदर फर्क है। जो एम्परर यान होता है वो मनी मन कहता है, जब लास्ट टाइम मेरी लू फैंग के साथ फाइट हुई थी तो उसने मुझे 2 से 3 सेकंड के अंदर ही मार दिया था। लास्ट मोमेंट के अंदर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को रिकॉग्नेट कर लिया। एंड अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट का जो नंबर 1 सीनर है वो मैं ही हूँ। बट उसके बाद स्टिल एट द एंड बस मैं जिंदा बचा हूँ एंड बाकी सारे लोग मारे गए। वेल, आई थॉट मैं वापिस से रॉयल फैमिली के अंदर तो नहीं लौट सकता, कि अगर मैं वहाँ पे चले भी जाता तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मिला के मुझे इसी जगह पे आराम से कल्टीवेशन करना पड़ेगा पीसफुली। वही इस वक्त जो एम्परर युआन होता है वो ये सोच रहा होता है कि अगर एम्परर वू और एम्परर जी ये दोनों के दोनों मारे गए, इसका मतलब एम्परर यान भी मारा गया होगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो एम्परर यान है एंड मौके के ऊपर उनका 6th सेंस जाग गया, उन्होंने खतरे को भाप लिया था एंड वो पहली पतली गली नाप के भाग गए। लेकिन इस वक्त जो एम्परर युआन होता है वो कह रहे होता है जो एम्परर यान है वो काफी ज्यादा चिकना किस्म का इंसान है, वो लोगों से अपना काम निकलवाना जानता है। मानना पड़ेगा उसने काफी सारे एम्परर्स एंड मोनार्क्स को आपस में जोड़ करके रखा था। एट द एंड एम्परर वू और एम्परर जी के मरने के बाद भी एम्परर यान के अभी भी थोड़ी बहुत जिंदा बचने की पॉसिबिलिटीज तो है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को एक ऑर्डिनरी सी लार्ज सिटी देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर एक इटर्नल ट्रू गॉड जो कि फ्लेम विंड पवेलियन के अंदर से लू फैंग के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जैसे उसे पता चलता है कि जो लू है वही गैलेक्सी लॉर्ड है तो काफी तो शॉक हो जाता है। उसे स्टार्टिंग में तो इस चीज के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इस बंदे को इस वक्त अपने पुराने दिन याद आ रहे थे
कि पहले जो लू फैंग था वो बस एक नॉर्मल सा इटर्नल ट्रू गॉड था हुआंग सिटी के अंदर, एंड आज वो एंसेस्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। गाइस अगर आप भूले नहीं होंगे तो ये जो इटर्नल ट्रू गॉड है ये और कोई नहीं लियो यिंग हाव है। आप लोगों को याद होगा जब लू फैंग हुआंग सिटी के अंदर था तो उसने जिजियांग हाउ के साथ मिलके इस बंदे के साथ फाइट की थी। तब इस बंदे के जो कनेक्शन थे वो स्नो डीमन एंसेस्टर के साथ भी थे। वो उसके कुछ ट्रेजर्स भी लेके आया था। उसके ट्रेजर्स के कारण ही लू फैंग तब अपना ब्रेक थ्रू कर पाया था। लेकिन उस टाइम इसने लू फैंग को धमकी दी थी कि वो लू फैंग को बर्बाद करके मानेगा। एंड तब से लू फैंग की और इस बंदे की बहुत बुरी राइवलरी स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद ये जो बंदा है ये गायब हो गया। एंड जो लू फैंग है वो कंटिन्यूसली राइज करता गया। एंड लू फैंग इस बंदे के बारे में भूल भी चुका था। लेकिन जब लू फैंग ने पूरे के पूरे फूड किंगडम के ऊपर अपना दबदबा बना लिया था, फाइनली लू फैंग को इस बंदे की भी याद आती है। एंड लू फैंग इसको भी निपटाने वाला था क्योंकि लू फैंग अपने पुराने दुश्मनों को नहीं छोड़ना चाहता था। लू फैंग को तब रियलाइज होता है कि इस बंदे की ऑलरेडी इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फट चुकी है कि ये ऑलरेडी रिकॉग्निट कर चुका है। वही रीजन था कि जो बंदा है ये जिंदा बच गया। उसके बाद कभी भी लू फैंग ने इस बंदे के ऊपर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके बाद जो अपना लू फैंग है वो काफी ज्यादा बिजी हो गया। एंड वही ये जो बंदा है ये अभी भी एक इटर्नल ट्रू गॉड ही है। ये चॉज लेवल के ऊपर बहुत पहले ही पहुंच सकता था। इसने अपना ब्रेक थ्रू चॉज लेवल के ऊपर नहीं किया कि इसे ऐसा लगता था कि चॉज लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने से जो लू फैंग है मे बी ये उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेगा। अगर एक बार लू फैंग को इस बंदे के ऊपर शक होता है तो लू फैंग आराम से इस बंदे के मेमोरीज के अंदर झांक के इसकी आइडेंटिटी को पता कर सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बंदे का जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। गाइस इस उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि जो लू फैंग है ऑलरेडी वो इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है कि इसके जैसे चिंदी पिंदी लोगों की तरफ ध्यान देने के लिए भी लू फैंग के पास टाइम नहीं है। जब तक जाके खुद लू फैंग को उंगली नहीं करता तब तक लू फैंग इस बंदे की तरफ देखेगा तक नहीं। वैसे इवन थॉट ये उंगली करने के बारे में भी सोचेगा फिर भी लू फैंग नहीं देखेगा क्योंकि इस वक्त लू फैंग के अंडर इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जैसे कि आप गुजू को देख सकते हो क्योंकि सेकंड लेवल के अंदर पूरी तरीके से इनविंसिबल है। इवन वो किसी भी एम्पर या फिर मोनार्क के साथ फाइट कर सकता है। इसी तरीके से डार्क डेविल, वुजिन एंड मोरुशा जो कि ऑलरेडी एक अल्टीमेट लेवल का सेक्टर बीस्ट है। जब लू फैंग के नीचे इतने सारे लोग हैं, लू फैंग को कभी भी सामने आने की जरूरत नहीं है इन चिंदी पिंदी लोगों के लिए। गाइस मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चैप्टर लंबा खिंच सके, ताकि जो भी आपने मुझे पैसे पे किए हैं मैं आपको वो वसूल करवा सकूँ। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को गैलेक्सी किंगडम के कुछ और लोग देखने के लिए मिलता है। गाइस ज्यादातर ये लोग वो लोग थे कि ये वो इटर्नल ट्रू गॉड से जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स से आए थे। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि लू फैंग के अकॉर्डिंग जो पर्पल मून है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। गाइस इस जगह पे शायद से राइटर को फाइनली याद आ गया पर्पल मून नाम का भी एक विलन एग्जिस्ट करता था स्पोलो स्टार की नोवेल के अंदर। राइटर ने भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। वही ये जो बंदा जो कि पर्पल मून के बारे में बात कर रहा था ये और कोई नहीं, ये ईस्ट एम्परर था। कहता है अगर लू फैंग ऐसा बोलता है कि पर्पल मून मारा गया है तो वो जरूर मारा ही गया होगा कि उनके हिसाब से उनके जो गैलेक्सी एंसेस्टर थे इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कॉज एंड इफेक्ट को लेके वो कुछ अलग ही लेवल की पहुंच चुकी है। गाइस लू फैंग ने तो ये चीज कभी कंफर्म की ही नहीं कि जो पर्पल मून है वो मारा जा चुका है। लू फैंग ओरिजिनल यूनिवर्स से रिकॉग्निशन पोर्टल लेके ओरिजिन कॉन्टिनेंट आ रहा था। राइटर ने हमको बताया था कि जो पर्पल मून है वो काफी तगड़ा रोल प्ले करने वाला है आगे की स्टोरी के अंदर। बट गाइस आगे की स्टोरी के अंदर हमें कभी भी पर्पल मून दिखाई नहीं दी है। इसके कुल मिला के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, एक तो पर्पल मून एंसेस्टर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर है ही नहीं, किसी और सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है। इनमें भी पर्पल मून वाला आर्क तब स्टार्ट होगा जब लू फैंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ के उसके बाहर जाएगा। गाइस मैं लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये पर्पल मून वाला आर्क देखने के लिए कि वो पूरे के पूरे स्वॉलो स्टार का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है। समय बीतता है एंड लगभग 3 एपॉक्स इसी तरीके से बीत जाता है। जो लू फैंग था वो एक्सटेंशन 9 रिलम को प्रैक्टिस कर रहा था एंड लू फैंग के लिए जो एक्सटेंशन 9 रिलम था ये लिटरली काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा था। जो डिस्ट्रक्शन प्रिमोडियल पाथ था इसको प्रैक्टिस करके जो लू फैंग था वो पागल नहीं हुआ था। जो लू फैंग का पहले का जो फाउंडेशन था पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का वो काफी ज्यादा डीप था। लू फैंग ने काफी सारे मल्टीपल रिलम्स को भी प्रैक्टिस किया है, मल्टीपल टेक्निक्स को क्रिएट किया है। साथ ही साथ लू फैंग के पास एक अवतार भी है जो कि डीमन क्लैन अवतार है जिसके अंदर ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ के डाउस इंटीग्रेटेड है एंड उसी के कारण लू फैंग को आसानी हो रही थी एक्सटेंशन 9 रिलम को कल्टीवेट करने के लिए। ना गाइस ये एक ऐसी चीज है जिसे कल्टीवेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अच्छे लोग इसे कल्टीवेट करते करते पागल हो जाते हैं। लू फैंग अपने आप से कहता है अल्टॉट मुझे ये पागलपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट उसके बाद भी हुनियान लेवल डिस्ट्रक्शन डाउ मुझे काफी अच्छी तरीके से समझ आया इस चीज के कारण ये एक परफेक्ट लेवल का इनहेरिटेंस है। गाइस अगर मैं आपको छोटा छोटा ब्रीफ बताऊं कि इस इनहेरिटेंस के अंदर है क्या, तो इस इनहेरिटेंस के अंदर फर्स्ट रिलम ऑफ पियरिंग डाउ है जिसके अंदर काफी सारी इम्प्रिंटेड मेमोरीज है डिस्ट्रक्शन डाउ की। एंड ये जो इम्प्रिंटेड मेमोरीज है गाइस ये कोई ऐसी वैसी मेमोरीज नहीं है। इन मेमोरीज के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस लेवल का खून खराबा है, काफी ज्यादा इंटेंस लेवल के मैसिव डिस्ट्रक्शन सीन्स है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी डेफिनेटली अब तक काफी सारे डूम्सडे आए होंगे यानी कि कयामत की रातें। इवन थॉट इसके अंदर कुछ मेमोरीज ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बाहर की भी है यानी कि हुनियान लाइफ फॉर्म्स की।
आपको याद होगा जब लू फैंग एक गॉड आई को कल्टीवेट कर रहा था तो उसे कल्टीवेट करते करते लू फैंग के मन के अंदर डर आ गया था, क्योंकि वो जो गॉड आई थी वो भी किसी हुनियान लाइफ फॉर्म की थी। तो आप सोच सकते हो कि एक आग के कारण ही अगर लू फैंग के मन के अंदर डर आ सकता है, पूरा पूरा एक लाइफ फॉर्म, वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसी तरीके की मेमोरीज इस पूरी की पूरी रिलम ऑफ पियर डाउ के अंदर है। इसे कल्टीवेट करने से डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपकी विल एंड माइंड पावर काफी ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए, वरना कोई भी बंदा पागल हो सकता है। जैसे लू फैंग एक टाइम में हो गया था। ऐसी बात नहीं थी कि लू फैंग अभी इस चीज को काफी ज्यादा आसानी से कॉम्प्रहेंड कर पा रहा है। बस बात ऐसी कि अभी फर्स्ट रिलम है, इसके अंदर भी कुछ जो हाई लेवल के डिस्ट्रक्शन सीन थे उसको देख के इवन लू फैंग की धड़कनें भी थोड़ी सी तेज हो गई थी। मिला के जो भी इनहेरिटेंस था इसके थ्रू लू फैंग इसके क्रिएटर के एम्बिशंस को तो समझ चुका था कि इसका जो भी क्रिएटर है वो चाहता है कि उसके जो डिसेंडेंट्स है वो इस परफेक्ट लेवल के इनहेरिटेंस को समझ के 9 रिलम को ब्रेक करके फाइनली इस केज के बाहर निकले। जब वो इस केज के बाहर निकलेंगे तो उनके अंदर इतना पोटेंशियल होगा कि वो आराम से एक वर्ल्ड क्लास हुनियान बीइंग बन सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये जो इनहेरिटेंस है ये आधा ही है। ये आधा क्यों है ये भी ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर बताया था। युआन ने इस इनहेरिटेंस के बाकी के पोर्शन को इसलिए हटवा दिया था क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने वाले जो भी कल्टीवेटर्स होते थे वो अपना खुद का रास्ता भूल जाते थे। सारे के सारे जो इनहेरिटेंस होते हैं ये बस गाइडेंस के लिए होता है, लेकिन वो अपना काम धंधा छोड़ के अपने खुद के पाथ को छोड़ के पूरी तरीके से इनहेरिटेंस के ऊपर बेस्ड हो जाते थे। एंड किसी को कॉपी करके आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते। ये आप किसी से मोटिवेट हो सकते हो, किसी से इंस्पायर हो सकते हो एंड उस इंस्पिरेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को खोदोगे। एंड ये चीज काफी सारे लोगों के साथ हुई थी एंड इसलिए जो जुआन थे उन्होंने इस इनहेरिटेंस के बाकी के हिस्से को हटवा दिया। इनफिनाइट स्पेस के अंदर भी इसके बस फर्स्ट 5 रिलम्स के वॉल्यूम्स ही अवेलेबल है। तो जो लू फैंग है वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीजों को कल्टीवेट कर रहा है। यानी लू फैंग अपने आप से कहता है वक्त आ चुका है ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ने का, क्योंकि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबे टाइम से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर उसने सारी की सारी प्रिपरेशन कर दी है। इस वक्त ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सीखने के लिए लू फैंग के पास ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। तो हुनियान इलेक्जर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन इलेक्जर्स के थ्रू उसका जो कल्टीवेशन होता है वो बूस्ट आउट होता है। ये जो इलेक्जर्स है ये काफी ज्यादा महंगे है। लू फैंग के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लू फैंग को लगभग हर एक सीजन के अंदर 300 से भी ज्यादा सोल युआन इलेक्जर्स की जरूरत पड़ रही है। एंड डेफिनेटली लू फैंग इतना खर्चा उठा नहीं पा रहा, इसलिए लू फैंग डिसाइड कर लेता है कि वक्त आ चुका है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर पाव रखने का। के बाद लू फैंग हम लोगों को हुआंग सिटी के अंदर नजर आता है। वो सबसे पहले एम्परर चू के पास जाता है। एम्परर चू से मिलते ही वो सबसे पहले एम्परर चू को ग्रीट करता है अपना सर झुका के। इस चीज से हमें लू फैंग के संस्कार पता चलता है। लिटरली पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट का बाप बनने के बाद भी जो लू फैंग है वो अपने टीचर के सामने अपना सर झुका रहा है। वही जो एम्परर चू होता है वो लू फैंग से कहता है तुम यहाँ पे आओ, इसका मतलब तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ने वाले हो। लू फैंग हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है। एम्परर चू लू फैंग से कहता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर तुम्हें काफी सारे बींग्स मिलेंगे। जो बींग्स है काफी ज्यादा खतरनाक है एंड इनकी जो विजडम है वो भी एक अलग ही लेवल की है। यानी कि इंटेलिजेंस। इसी के साथ साथ तुम्हें काफी सारे एबिडेंट रिसोर्सेज भी मिलेंगे जो डेफिनेटली तुम्हें कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। लू फैंग एम्परर चू से कहता है मास्टर क्या आप मेरे साथ नहीं आने वाले? एम्परर चू हंसते हुए कहता है अरे नहीं नहीं मैं अभी नहीं आने वाला। वैसे भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा वीक है, मेरी लाइक ही नहीं है अभी बाहर जाने की। वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ आता भी हूँ तो मैं बस तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन के रहूंगा। एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट को भी खत्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। जब तक ओरिजिन कॉन्टिनेंट की कयामत नजदीक नहीं आती तब तक मैं कल्टीवेशन करूंगा। एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। शायद से तब तक तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भी। एंड उस वक्त तुम मेरे ज्यादा काम आओगे। क्यों तुम अपने टीचर को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर घुमाओगे ना? लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। एंड वो और ज्यादा फोर्स नहीं करता एम्परर चू को, कि वो खुद भी नया था एंड वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर कुछ भी नहीं है। एंड जब वो खुद को नहीं संभाल सकता तो वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ही लेगा। वैसे भी जो भी चीजें एम्परर चू बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। इसी बात जो लू फैंग होता है वो यहाँ से चला जाता है एंड वो हुआंग सिटी के अंदर सबसे पहले युआन से मिलता है, फिर लॉर्ड ऑफ चॉस से मिलता है एंड फिर मुरोशा से मिलता है। लॉर्ड ऑफ चॉस और कोई नहीं सिटी लॉर्ड है। फैंग सिटी लॉर्ड से कहता है मास्टर मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ के जल्दी बाहर जाने वाला हूँ। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मेरे अवतार फिर भी रहने वाले हैं। जब मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर घूम रहा हूँ तो मेरे जितने भी अवतार होंगे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो सारे के सारे डीप सक्लूजन के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर आता है या फिर कोई इमरजेंसी आती है तो आप तीनों में से कोई भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। 3 लोगों का मतलब है प्राइमल चॉस, सिटी लॉर्ड, मोरुशा एंड टीचर ओरिजिन। फैंग कहता है इवन टॉट वो अपने डीप सक्लूजन में क्यों ना हो वो स्टिल उसके बाद भी इन तीनों के मैसेज को जरूर देखेगा। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो टीचर ओरिजिन की तरफ देखता है एंड कहता है टीचर ओरिजिन अब से जो गैलेक्सी डिवाइन किंगडम है ये मैं आपके हाथों सौंप के जा रहा हूँ। साथ ही साथ दाओ साइड की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे है। आपको मोरुशा को भी संभालना होगा। जो मोरुशा है वो कई बार थोड़ा बहुत जिद्दी हो जाता है तो आपको इसके ऊपर नजर रखनी होगी। जब मोरुशा ये सब चीजें सुनता है तो वो लू फैंग की तरफ गुस्से में देखता है एंड कहता है मास्टर मैं काफी ज्यादा ओबीडिएंट हूँ, ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे
में। चीज सुन के लू फेंग एंड बाकी सब लोग हंसने लग जाते हैं। के बाद जो टीचर ओरिजिन होता है वो लू फेंग से कहता है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजों को हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं और प्राइमल चॉज हम दोनों मिलके इन सारी चीजों को संभाल लेंगे। मोरुशा होता है उसका मुंह अभी भी फुला हुआ रहता है। इस देखा जाए तो मोरुशा इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी कि लू फेंग के बाद। लेकिन बस दिक्कत इतनी है जो मोरुशा की इंटेलिजेंस है वो थोड़ी सी कम है, यानी कि वो किसी इंसान की तरह नहीं सोच सकता, चाहे वो कितना इंसान बनने की कोशिश क्यों ना कर ले। एट द एंड फिर भी वो एक सेक्टर बीस्ट है, तो उसके मन के अंदर तोड़ फोड़ वाले ख्याल ही ज्यादा आते हैं, कि किसी को मार देना, किसी को खत्म कर देना। मोरुशा थोड़ा सा गर्म दिमाग वाला इंसान भी है, इसलिए जो लू फेंग है वो बस मोरुशा के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे सकता था, उसे एक समझदार इंसान चाहिए थे। एंड समझदार इंसानों के अंदर टीचर ओरिजिन तो सबसे ज्यादा टॉप पे ही आता है। वैसे भी उन्होंने ओरिजिनल यूनिवर्स को इतने लंबे टाइम तक संभाला है, तो अभी वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर गैलेक्सी डिवाइन किंगडम को भी संभाल सकते हैं। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो यहाँ से भी निकल जाता है। फिर हमें लू फेंग स्टार टावर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक केव के अंदर एंटर कर जाता है। गाइस जो केव है ये एक सॉर्ट ऑफ नॉर्म है, यानी कि एक शेल्टर है चारों एंसेस्टर्स के लिए। यहाँ पे फैंगजी और एम्पर क्वीन भी रहते हैं ज्यादातर, कि सक्लूजन के अंदर आते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए आते हैं। एक तरीके का इन लोगों के लिए अड्डे जैसा है। कुछ टाइम के बाद हम लोग को लू फेंग एंड एम्पर क्वीन ये दोनों के दोनों देखने के लिए मिल सकते थे, कि आसमान के अंदर लाइट की बीम के तरह एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर जा रहे थे। फाइनली वो लोग आइस फील्ड के ऊपर पहुंचते एक रिमोट आइलैंड के ऊपर। वही इस आइस फील्ड के ऊपर हम लोग को एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाने वाला टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। जैसे लोग उस पोर्टल के अंदर एंटर होने वाले होते हैं तभी वो लोग एक फिगर को देखते हैं। टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बगल में क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, एंड ये और कोई नहीं है एम्परर फू था। जैसे एम्परर फू इन दोनों को देखता है तो वो भी उठ के खड़ा हो जाता है एंड इन दोनों की तरफ देख के हंसने लग जाता है। पहले जो एम्परर फू होता है वो लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग भी जो होता है वो हाँ के अंदर नॉट कर देता है। बिकॉज एम्परर फू का काफी अच्छा इंप्रेशन है लू फेंग के ऊपर, क्योंकि एम्परर फू जो थे उन्होंने हमेशा लू फेंग की मदद ही की है सीक्रेटली, और इस चीज के बारे में एम्परर चू ने लू फेंग को बताया था। एम्परर किंग एम्परर फू से कहता है एम्परर फू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहीं पे बैठ के अपने सक्लूजन कर रहे थे। यानी कि जो एम्परर किंग थे वो मनी मन गेस कर चुके थे कि जो एम्परर फू है ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। एम्परर फू कहता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर काफी सारे काउंटलेस डेंजर्स है, इसलिए मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर आप दोनों के साथ वेंचर करना चाहता हूँ, यानी कि घूमना चाहता हूँ। चीज सुन के एम्परर किंग थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, क्योंकि एम्परर किंग जानते थे कि जो एम्परर फू है वो स्टिल अभी भी काफी ज्यादा वीक है, एंड अगर वो एम्परर फू को अपने साथ लेके जाते हैं तो वो बस उनके लिए मुसीबत ही बनेंगे। लेकिन स्टिल ये दोनों के दोनों एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं। एम्परर फू कुछ कह नहीं सकते थे, वो बस इतना कह देते हैं कि कोई भी आपत्ति नहीं है इस चीज के अंदर, लेकिन तुम्हें शायद से एक बार ब्रदर लुए से पूछ लेना चाहिए। वह जो एम्परर फू होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड एक अजीब सा मुंह बनाता है छोटे बच्चे की तरह। वही जो लू फेंग होता है वो एम्परर फू की तरफ देखता है एंड कहता है मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर एम्परर किंग को कोई आपत्ति नहीं है तो। फाइनली ये तीनों बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एम्परर फू कहता है ना हम तीनों अगर साथ में बाहर जा ही रहे तो हम लोग एम्परर मिंग को भी अपने साथ ले ले, एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है इवन वो मेरे से भी ज्यादा है। और हुनयान ब्लड लाइन पाथ की बात की जाए तो वो ऑलरेडी गॉड एम्परर का थ्रेशोल्ड को टच कर चुका है। रही बात उनकी स्पिरिचुअल बिल्ड की तो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुकी है, क्योंकि एम्परर मिंग ने भी लू फेंग की मदद की थी एक टाइम में। आप लोगों को याद होगा जब लू फेंग इन्फिनाइट स्पेस के अंदर एंटर हुआ था तब एम्परर मिंग ने लू फेंग को थोड़ी सी गाइडेंस दी थी, साथ ही साथ उसे एक बीस्ट रिवोल्यूशन डायग्राम भी दिया था। एंड तब से एम्परर मिंग का थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ा है लू फेंग के ऊपर, साथ ही साथ एहसान भी है, क्योंकि वो जो बीस्ट रिवोल्यूशन डायग्राम था वो लू फेंग के काफी ज्यादा काम आया था। लू फेंग मान जाता है इस चीज के लिए भी। ये लोग एम्परर मिंग को भी मैसेज भिजवा देते हैं। एम्परर मिंग को जैसे ही मैसेज मिलता है वो भी भागा भागा यहाँ पे दौड़ा आता है। एम्परर फू एम्परर मिंग की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर लुए के साथ कंसल्ट करने के बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम तुम्हें भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये चीज सुनने के बाद जो एम्परर मिंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है, लू फेंग को थैंक्स कहता है। लू फेंग एम्परर मिंग से कहता है कि मैं स्टिल आपके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपने मुझे बीस्ट रिवोल्यूशन डायग्राम दिया था जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आया था जब मैं काफी ज्यादा वीक था। उस चीज के लिए मैंने अभी तक आपको थैंक्स भी नहीं कहा। वही ये चीज सुन के जो एम्परर मिंग होता है वो भी स्माइल कर देता है। वही एम्परर फू कहता है फाइनली एटलीस्ट यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ जो सबसे ज्यादा वीक है। एम्परर मिंग भी अभी साथ में आ रहे हैं तो हम दोनों साथ में चड्डी बड्डी बन सकते हैं। प्रोटेक्शन के रहे एम्परर किंग एंड लू फेंग तो है ही। इसी के साथ ये चारों के चारों अपना एक स्क्वाड बनाते हुए इस जगह से गायब हो जाता है, यानी कि पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो एम्परर किंग है वो ऑलरेडी बाहर की दुनिया के अंदर वेंचर कर चुका है, तो उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने साथ ही साथ इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ऊपर अपना एक इम्प्रिंट भी छोड़ा है, 9 रिवर होली रेलम का। ये वो जगह है जहाँ पे वो सबसे पहले टेलीपोर्ट होके पहुंचे थे। तभी जब भी वो इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा उसी जगह पे पहुंचते हैं। मे बी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ से टेलीपोर्ट होने के बाद ये चारों के चारों 9 रिवर होली रेलम के अंदर ही पहुंचे। इस चीज की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इस चीज की काफी ज्यादा चांसेस है। ये लोग यहाँ से गायब हो चुके थे एंड 9 रिवर होली रेलम की तरफ आगे बढ़ चुके थे, एंड ये जो चैप्टर है यही पे खत्म होता है। एंड इस पॉइंट के ऊपर गाइस ओरिजिन कॉन्टिनेंट का
जितना भी आर्क है वो सारा का सारा खत्म हो चुका है, यानी कि इस जगह के ऊपर ही स्वॉलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट ये जो नोवेल है ये खत्म हो चुकी है। इस जगह से स्टार्ट होगा एक नया आर्क के अंदर हम लोग को ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर का सीन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर पूरा का पूरा एक दूसरा पावर सिस्टम है। साथ ही साथ वहाँ के कैरेक्टर्स, वहाँ की जगह, वहाँ का प्लॉट, सारी चीजें काफी ज्यादा अलग है। सो इसलिए टोमेटो वालों को थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सब चीजों के लिए, इसलिए अगले 3 दिनों तक कोई भी नया चैप्टर इसके ऊपर अपडेट नहीं होने वाला, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन के बाद भी कोई भी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। 3 दिन के बाद फाइनली एक नई वॉल्यूम की स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम लोग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर का सीन देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, मेरे जो इंट्यूशंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर ही हम लोग को पर्पल मून देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अगर पर्पल मून का चैप्टर अगर राइटर को लेना ही नहीं होता, वो ओरिजिनल यूनिवर्स के एंड वाले पार्ट के अंदर नहीं बोलता उसके बारे में इतना कुछ। एंड ओरिजिनल यूनिवर्स के एंड वाले पार्ट के अंदर उसने इतना कुछ बोलने के बाद भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट वाले नोवेल के अंदर उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ, तो इस चीज की काफी गुना ज्यादा चांसेस है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर वाले आर्क के अंदर हम लोग को फाइनली पर्पल मून देखने के लिए मिलेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, जिस टाइम पर्पल मून की एंट्री होगी ना, वो आर्क एक अलग ही लेवल का आर्क होगा। क्योंकि मैं लगभग 90% कैरेक्टर्स के नाम भूल जाता हूँ सोलो स्टार के अंदर, लेकिन ये बंदे का नाम इकलौता है जो अभी भी मेरे जुबान के ऊपर एकदम रटा हुआ है। तो पर्सनली इस बंदे को मरते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी आसानी से नहीं, क्योंकि अगर इसे आसान मौत मिल जाए तो मजा ही नहीं आएगा। कि वैसे भी ये सोलो स्टार का इतना बड़ा विलन है, ये काफी अच्छी खासी डेथ डिजर्व करता है। लेकिन ओवरऑल जो भी प्लॉट ट्विस्ट वगैरह जो कुछ भी आए वो काफी ज्यादा तगड़े लेवल का है। पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आप लोगों को पूछा था कि मोयो किंग के व्यू के ऊपर किस किस को तरस आता है। मैक्सिमम लोग तो सख्त लौंडे निकले काफी ज्यादा। मेरे को एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर किसी को तरस आ रहा हो। तो गाइस सच्ची बोलूं तो तरस तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन ओवरऑल जो मोयो किंग की वाइफ थी उसने मोयो किंग को कभी भी चीट नहीं किया। हाँ, बस बात ऐसी हो गई थी कि मोयो किंग के साथ शादी करने के बाद उसे अपना जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट दिखने लग गया था, इसलिए वो थोड़ी सी भटक गई थी। काफी सारे लोगों को लगता है कि मोयो किंग की वाइफ गोल्ड डिगर है। तो गाइस अगर ऐसी बात होती, जब मोयो किंग लास्ट टाइम उसके साथ मिला था, तो उन लोगों के बीच में वो सारी जो बातें हुई थी वो इतनी ज्यादा टेंस नहीं होती। खुला खुला पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे की कितनी ज्यादा केयर करते हैं। मोयो किंग की वाइफ ने एक बार भी मोयो किंग को ये नहीं बोला कि वो सब कुछ भुला के वापिस से उसे एक्सेप्ट कर ले। जब उसने उसे देखा तो उसने सबसे पहले उससे माफी मांगी। वो काफी ज्यादा रिग्रेटफुल थी, उसने जो कुछ भी किया उन सब चीजों के लिए। उस टाइम भी वो ऑलरेडी मन ये चीज डिसाइड कर चुकी थी, चाहे अभी कुछ भी हो जाए, जो मोयो किंग है वो उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। वैसे भी जो भी हरकतें इसने की है उसके लिए इसके लिए कोई माफी भी नहीं हो सकती। ये सब चीजें ये खुद सोच रही थी अपने दिमाग के अंदर। एट द एंड जो इसने मोयो किंग से माफी मांगी थी वो भी इसने अपना गिल्ट कम करने के लिए मांगी थी, ना कि इसके लिए कि जो मोयो किंग है वो इसे माफ कर दे एंड वापिस से इसे खुशी खुशी अपनी बीवी बना ले। गाइस इसके कारण मोयो किंग के लाइफ में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मोयो किंग खुद तो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, ना वो इतना बड़ा जीनियस है। गॉड किंग के अल्टीमेट लेवल तक पहुंचते पहुंचते उस बंदे का जो पुट्ठा है वो पूरी तरीके से लाल हो जाएगा, यानी कि उसे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। कुल मिला के अगर उसे अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे टाइम पास के अंदर ही बितानी है, वो अपनी बाकी सारी जिंदगी इसी तरीके से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बिताने वाला है आराम से। ये ना उसका लेवल कुछ ज्यादा बढ़ने वाला है, उसकी पावर्स बढ़ेगी। मिला के लू फेंग के कारण उसका औहदा तो इतना ज्यादा बढ़ ही चुका है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो कि इस बंदे को ना मिल सके। घर, गाड़ी, बंगला, इस बंदे के पास लिटरली सब कुछ है। एंड अभी इसे बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है एक अच्छी वाइफ। एंड जो मोयो किंग की वाइफ थी उसके साथ मोयो किंग को सबसे फर्स्ट टाइम ट्रू लव ही हुआ था, यानी कि इन लोगों के बीच में कोई भी अरेंज मैरिज नहीं हुई थी। शायद मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को आगे जाके ऐसे देखने के लिए मिल सकता है कि जो मोयो किंग है वो उसके वाइफ को माफ कर दे, आगे जाके इन लोगों के बच्चे देखने के लिए मिल जाए। वैसे भी जो मोरुशा है उसे दद्दू बनने की काफी ज्यादा खुशी होगी, वो तो वैसे ही काफी ज्यादा वेट कर रहा था कि कब उसे दद्दू बनने का मौका मिलेगा। उसके दादा बनने से पहले लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया। तो चलो फिर ठीक है, बहुत हो गया। शायद से मैंने इस चैप्टर को कुछ ज्यादा ही खींच लिया। मैंने भी काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद अपने भी काफी सारे थॉट्स इस चैप्टर के अंदर रखे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगे। एंड गाइस क्योंकि एक पेड वीडियो है एंड मैं नहीं चाहता था कि आपको कुछ पे करने के बाद बहुत छोटा सा एपिसोड मिले, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लंबा कर दिया। होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। कि आगे अगर कुछ और देखना है, इमॉर्टल वर्ल्ड की सीरीज को मैं काफी ज्यादा तेजी के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ वापिस से, तो आप उसे देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड।